तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। दोस्तों इस पर मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो काफ़ी अच्छी है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्री को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट्री क्या थी? दरअसल जब एलिजाबेथन एज लगभग खत्म हो गई थी और जैकोबिन एज शुरू हो रही थी, उस बीच कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल पोएट्स आए, जैसे जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट। ये इतने समझदार पोएट थे, इतने पढ़े लिखे पोएट थे कि ये अपनी इंटेलेक्चुअल पोएट्रीज लिखते थे। ये दिखाते थे कि हम कितनी विट है हमारे अंदर, अपनी पोएट्री के अंदर। तो दोस्तों ये पोएट जो थे, ये इन्होंने कभी भी अपने वर्क्स को पब्लिश नहीं करवाया। दरअसल इनके सबके गुजर जाने के बाद में इनके वर्क्स को पब्लिश करवाया गया था और ये वर्क्स इनके पब्लिश हुए और इनको कहा गया, बाद में इनको लगभग पता नहीं था जब ये थे कि हम मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। इनके बाद में सैमुअल जॉनसन ने इनके बाद में इस टर्म को कॉइन आउट किया, इनकी पोएट्री को देखते हुए, कि ये तो मेटाफिजिकल पोएट थे, ये बियॉन्ड द वर्ल्ड लिखते थे। वो सब आगे हम वीडियो में समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली आज की हमारी वीडियो। शुरू करते हैं। दोस्तों मेटाफिजिकल एक टर्म है जो कुछ इंग्लिश पोएट्स के लिए यूज़ की गई है। इन इंग्लिश पोएट्स के नाम हैं जॉन डन, सबसे पहले जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रैशो, अब्राहम कावली और थॉमस ट्रायन, जॉन क्लीवलैंड, रिचर्ड ली और एडवर्ड बैनलॉस। इन सबको कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। अब क्यों इनको मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये याद रखो कि इनमें से जॉन डन सबसे बड़े मेटाफिजिकल पोएट हैं। इन सब ने जॉन डन को फॉलो किया था। जॉन डन के आने से पहले इंग्लिश लिटरेचर में एडमंड स्पेंसर के स्टाइल को फॉलो किया जाता था। अभी इन सभी के नाम नोट कर लो, इसके बाद में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं कि ये मेटाफिजिकल की हिस्ट्री क्या है। 18th सेंचुरी के, यानी कि इन पोएट्स के बाद के एक बहुत बड़े राइटर आए, एक पोएट आए, क्रिटिक आए, जिनका नाम था सैमुअल जॉनसन। तो उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा वर्क लिखा था। उस वर्क का नाम है लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। दोस्तों ये वर्क का नाम याद रखना। ये एक बुक थी जिसे लेट 18th सेंचुरी में लिखा गया था। सैमुअल जॉनसन ने इसको लिखा था, जिसमें उन्होंने 52 पोएट्स की, 52 पोएट्स को शामिल किया था। उनकी बायोग्राफीज बताई थी, शॉर्ट बायोग्राफीज बताई थी सबकी, 52 पोएट्स की। और उन 52 पोएट्स की बायोग्राफी के अंदर इन मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए भी सैमुअल जॉनसन ने कुछ कहा है। दरअसल ये अब्राहम कावली जो थे, इनका नाम देख लो, अब्राहम कावली। ये जो थे, सैमुअल जॉनसन इनकी लाइफ को, इनकी बायोग्राफी को जब बताने लगे, तब इनका जब चैप्टर आया तो उन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड का यूज़ किया था। वो अब्राहम कावली वाले चैप्टर के अंदर मेटाफिजिकल वर्ड सामने आया। इन्होंने देखा, सैमुअल जॉनसन ने देखा कि 17th सेंचुरी के ये सारे के सारे पोएट्स अपने वर्क्स के अंदर ऐसी बातें करते हैं चालाकी से, जो मैट्रिकली अगर हम देखें तो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। और ये सारे के सारे पोएट्स अपनी पोएट्री में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने विट है हमारे पास। खासकर इन पोएट्स की पोएट्री में जो बातें होती थी वो होती थी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल परे, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जैसे लव, रिलीजन, मोरालिटी। और ये अपने वर्क्स के अंदर सिमिलीज और मेटाफर्स का कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते थे। दोस्तों फ्रीक्वेंटली ये लोग कंपैरिजन करते थे। कंपैरिजन कैसे करते थे? दो डिफरेंट चीज़ों का, दो डिफरेंट चीज़ें ऐसी कि जिनमें कोई मेल ही ना हो। खुद का या फिर किसी भी चीज़ का कंपैरिजन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से करते थे, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक जॉन डन की पोएम है फ्ली। तो ये फ्ली जो है एक टाइप का कीड़ा होता है जो खून पीता है, ठीक है। तो इस पोएम में जॉन डन अपने बेलविड से बोलते हैं कि ये फ्ली तुम्हारा खून पीता है और मेरा भी खून पीता है, तो हम दोनों का खून इसके अंदर मिक्स हो गया है। और अगर हम लोगों का खून इस फ्ली के अंदर मिक्स हो गया है, अगर मिक्स हो गया है, तो हमने इस तरह से बिना शादीशुदा हुए भी सेक्स कर लिया है। ये कहने का मतलब है जॉन डन का।
तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का कंपैरिजन कि जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इस कंपैरिजन को ध्यान रखना दोस्तों, क्या बोलते हैं? कंसीट। मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी पोएट्री में यूज करते थे कंसीट का। याद रखना इस चीज को। अगर अभी भी कंसीट का मतलब समझ में नहीं आया तो जॉन डन की और भी दूसरी पोएम्स हैं, कैनोनाइजेशन, द सन राइजिंग और डेथ बी नॉट प्राउड, वो पोएम्स देखकर आपको पता चल जाएगा। तो सैमुअल जॉनसन ने देखा कि ये कोई एक पोएट नहीं है जो कंसीट का यूज कर रहा है, ये तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने इन सबको बोला मेटाफिजिकल पोएट, जो मेटाफिजिकल बातें करते हैं। इनका ग्रुप बना दिया, एक स्कूल बना दिया, स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। दोस्तों यहां पर इस वर्ड का मतलब भी समझ लो। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी कि परे, और फिजिकल का मतलब द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल परे जो पोएट सोचता है उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट। दोस्तों सैमुअल जॉनसन से पहले जॉन ड्राइडन ने भी इन पोएट्स के इस टैलेंट को देख लिया था, और 20th सेंचुरी में जाकर टी.एस. एलियट, याद रखना टी.एस. एलियट आए और उन्होंने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की इम्पोर्टेंस को बताया। इनको मेटाफिजिकल पोएट्स की जो स्कूल ऑफ पोएट्री थी इसकी इम्पोर्टेंस को बताया, और वो खुद अपने वर्क्स में इनके इस मेथड को शामिल करते थे। और टी.एस. एलियट ने तो इन मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर एक ऐसे भी लिखा है, और उनके लिए टी.एस. एलियट कहते थे कि इन पोएट्स ने हर टाइप के एक्सपीरियंस को टेस्ट किया था। अब इन सब मेटाफिजिकल पोएट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट थे जॉन डन। जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट कहा जाता था, यानी कि समझदारी का राजा या समझदारी का सम्राट। इनके शुरुआती कलेक्शंस थे सटायर्स और सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स और होली सोनेट्स। दोस्तों इन्होंने इनके वर्क्स को, मैं आपको बता दूं, बहुत बाद में पब्लिश करवाया गया था, इनकी डेथ के बाद में पब्लिश करवाया गया था। कुछ वर्क्स को इन्होंने पब्लिश होते हुए देख लिया था, कुछ वर्क्स को पब्लिश होते देख लिया था, लेकिन एंड्रयू मार्वेल और जॉर्ज हर्बर्ट ने तो अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा था अपने कलेक्शंस को पब्लिश होते हुए। जॉन डन खुद भी नहीं चाहते थे अपने वर्क्स को पब्लिश करवाना, क्योंकि वो मानते थे कि पोएट को कभी भी पैसों के लिए नहीं लिखना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनकी एज क्या थी, ये कौन सी एज के पोएट थे। जब एलिजाबेथन एज खत्म हो गई फिर उसके बाद में जैकोबियन एज आई। दोस्तों इनमें ये जॉन डन तो एलिजाबेथन एज में भी थे और जैकोबियन एज में भी थे, लेकिन इनके वर्क्स बहुत बाद में पब्लिश हुए थे 1633 में। तो ये लेट रेनेसा के पोएट कहलाएंगे, यानी खत्म होते रेनेसा के पोएट, एलिजाबेथन एज के बाद के पोएट्स। और दोस्तों जॉन डन इस टाइम के फर्स्ट ग्रेट एंग्लियन प्रीचर थे। इनसे पहले सारे पोएट्स एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते थे, मैंने आपको बताया। इनके आने के बाद में इनके भी फॉलोअर्स बन गए, ये सारे के सारे पोएट्स जो थे ये इनके फॉलोअर थे। 1601 में इन्होंने अपना वर्क लिखा था ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। दोस्तों इसको कपलेट की फॉर्म में इन्होंने लिखा था, और इसी कपलेट की फॉर्म को आगे चलकर जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने यूज किया था, है ना। जॉन डन क्लियरली अपनी पोएट्री में दिखाते थे कि वो अपने आसपास के माहौल से, इस वर्ल्ड से सेटिस्फाई नहीं है, और ये अपने कंटेम्प्रेरीज की तरह कभी भी स्मूथ और इजी पैटर्न को यूज करना पसंद नहीं करते थे। एलिजाबेथन पोएट की पोएट्री से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे जॉन डन। इनकी पोएट्री आप थोड़ी सी देखोगे डिफरेंट टाइप की थी, तभी इनके फॉलोअर्स बन गए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पोएट्स पर आप जॉन डन का इन्फ्लुएंस देख सकते हो। और क्लियरली अगर मैं मेटाफिजिकल पोएट्री को समझाऊं तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गौर से सुनना। मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स साइंस के पास नहीं होते। यानी क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि क्या भगवान है, भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दिमाग के सोचने की लिमिट क्या है, क्या जो भी होता है वो पहले से तय है, अगर हाँ तो मतलब हम अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकते, या फिर क्या जो भी हम देखते हैं वही सच है, अगर नहीं तो क्या फ़र्क है रियलिटी और परसेप्शन में। ऐसे सवाल पूछे जाते थे जिनका आंसर साइंस के पास नहीं होता था। अधिकतर क्या होता है, आप कोई भी मेटाफिजिकल पोएट्री को उठाकर देख लो, कोई भी मेटाफिजिकल पोएट को उठाकर देख लो, वो अपनी पोएट्री के अंदर क्वेश्चंस ही पूछता है। जैसे जॉन डन क्वेश्चन पूछने में बहुत माहिर थे, क्योंकि वो एक क्लेवर लॉयर की तरह डील करते थे अपनी पोएट्री के अंदर। आप उनकी
पोएम द गुड मॉरो को देखो। ये ऐसी पोएम है जिसके अंदर पोएट क्वेश्चन भी पूछता है, यानी कि जॉन डन क्वेश्चन पूछते हैं और उसके उन क्वेश्चंस के जवाब भी नहीं जानना चाहते। तो आई होप आपको मेटाफिजिकल पोएट्री समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।